बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं और प्रोग्राम के आगाज़ में ही माजरत, गला भी ख़राब है, फ्लू के भी सिम्टम्स हैं, तो थोड़ी सी आप लोगों से प्रोग्राम के आगाज़ में मैं माजरत कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कम बोलूँगी, वैसे आज रिपोर्टर्स को मैंने ज़्यादा मार्जिन देना, मैंने कहना बल्कि आप ही आज सारी खबरें एक्सप्लेन कर दें। खैर, हमने ख़बरों की तरफ भी आना है। 11 बजे इंशाल्लाह हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ ख़वातीन के हवाले से बात करनी है। वुमेंस डे जो है उसकी सेलिब्रेशन जगह जगह हो भी रही है और कल बाकायदा तौर पे सेलिब्रेट भी किया जाएगा। तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे और ख़बरों की तरफ से हम आगाज़ कर लेते हैं। जी, आज की पहली खबर क्या है? तजावुज़ात में मुलव्वस अफराद होशियार हो जाएं, कारोबार बचाएं और रज़ाकाराना तजावुज़ात हटाएं। रमज़ान बाजारों के लिए हेल्पलाइन का महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जेल जाएंगे। पासपोर्ट फीस में बड़ा इजाफा, पासपोर्ट की नॉर्मल फीस 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी गई। और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स ओपन मार्केट से बनवाने की मंजूरी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सप्रा साहब और इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ जाएंगे। तजावुज़ात में मुलव्वस अफराद होशियार हो जाएं, कारोबार बचाएं, रज़ाकाराना तजावुज़ात हटाएं। क्या शेर बनाया है, मतलब हट ही ना जाए इतने आराम से तजावुज़ात। शाहिद सप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हट ही ना जाए इतने आराम से, और ये इतने आराम से हटने वाली भी नहीं है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है कि डीसी साहिबा जो फरमा रही हैं कि हम ताजर बरादरी को और ऑन बोर्ड लेंगे और उनके साथ मिलकर तजावुज़ात का ख़ात्मा करेंगे, और ये मुमकिन भी इसी वजह से ही है। देखें, कोई भी प्लाजा है, कोई भी मार्केट है, उनकी अपनी एसोसिएशन है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडर्स को आप साथ मिलाएं। अदरवाइज़ चूँकि ट्रेडर्स के बराह रास्त जो मरासिम होते हैं वो सियासी शख्सियात के साथ होते हैं, और बहुत सारी ऐसे यूनियंस हैं जो कि सियासी जमातों के ज़ेर साया जो है इलेक्शंस लड़ रही होती हैं, और उसमें आप कोई भी जमात ले लें। अगर बरसर इक़्तिदार जो जमात होगी वो ताजर बरादरी की एसोसिएशन उसी वक्त जीतेगी, अगर कोई दूसरी जमात आ जाएगी तो उनकी जीतेगी। ये हर जगहों पे है। लेकिन तजावुज़ात का जब मामला आएगा, मेरे ख्याल में सब जो ट्रेडर्स यूनियंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अपने अंदर जो माफिया मौजूद है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी है, तजावुज़ात का ख़ात्मा करना है, बजाय के रेडी बानों से पैसे लें वो जाकर, बजाय कि वो अगर फुटपाथ पर कोई दुकान सजाने के लिए वो रिश्वत लें, इससे निकलने के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एहतसाब करने की ज़रूरत है। ताजर मिलेंगे, एहतसाब का रास्ता होगा, तो फिर तो तजावुज़ात का ख़ात्मा होगा। आपको पता याद होगा, निगरान सेटअप में तजावुज़ात पर कहा गया कि मुकदमा दर्ज होगा और 3-4 रोज़ दिए गए। इसमें काफ़ी हद तक लोगों में वो खौफ की फ़िज़ा भी आई, लेकिन अल्टीमेटली एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन जब कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अगर फॉलो ना किया जाए तो वो नुकसान की तरफ चला जाता है। वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं कि तजावुज़ात को ख़त्म करना है। ये बैनर, ये फ्लैक्सीज, ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताजरों से मिलें, उनको बताएं, मुझे बताएं कि बैनर्स अवेज़ा करके या फ्लैक्सीज अवेज़ा करके आपने शहरियों को अवेयरनेस देनी। शहरी थोड़ी कर रहे हैं। सही बात है। शहरियों को आप अवेयरनेस उस वक्त दें जब आपके पास जगह हों, जब आपके पास पार्किंग के लिए गाड़ियों को अलहदा पार्क करने के लिए सब चीज़ें मुख्तस हों। तो फिर आप उनको बताएं कि इस जगह पे अगर आप गाड़ी पार्क करेंगे तो इस तजावुज़ात की मद में आ जाएगी। हम तो उन तजावुज़ात की बात कर रहे हैं कि किसी चौक चौराहे में चले जाएं तो चिंकी रिक्शा आपको मुड़ने नहीं देता, वो तजावुज़ात हैं। किसी बड़ी मार्केट में चले जाएं तो आपको फुटपाथ नहीं नज़र आता, वहाँ पर आपको दुकानें सजी नज़र आती हैं, बल्कि फुटपाथ से आगे भी दुकानें सजी नज़र आती हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अगर पंजाब गवर्नमेंट संजीदा है तो फिर एक्शन लेना होगा, और फिर उसका रद्द अमल भी आएगा। माजी में आता भी रहा है कि जब भी ताजर बरादरी या इस तरह का कोई इकदाम किया जाता है, दो किस्म की राय, आखिरी बात कर रहा हूँ, दो किस्म की राय सामने आती है। एक होता है कि हम लोग कहते हैं, हमारी हमदर्दी भी उन लोगों के साथ है कि जो छोटी दुकान सजा रहा है उसने भी अपने ख़ानदान की कफालत करनी है। हम उस हमदर्दी की बुनियाद पर देखते हैं कि अगर उसको वहाँ से हटाया जाए तो उसकी रोज़ी रोटी कैसे होगी। लेकिन दूसरी राय है, वो कह रहे हैं कि हम उनको जगह दे रहे हैं
जगह मुख्तस कर रहे हैं उनको वहां जाना चाहिए। ये रेडी दूसरा बाजार पहलू- और ये चीजें ना सब शहबाज शरीफ साहब के दौर से प्लान चल रहा था। देखें चल रहा है ना, लेकिन आज तक मुख्तस तो नहीं नहीं है। हो सका, कौन सी बिल्कुल। जगह है जहाँ पे कहा गया कि रेडी बाजार लगेगा या रेडी बान यहाँ पे आएंगे? आज भी मैं आपको बता देता हूँ, सारे लाहौरियों को पता, आप तो लाहौर के रहने वाले हैं, आपके जैन मंदिर में अभी तक मार्केट मौजूद है? बिल्कुल। हम यूनिवर्सिटी में आए थे 2001-2 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी जैन मंदिर ही मशहूर था कि आपने फ्रूट लेना है तो जैन मंदिर ही जाएं, वो मार्केट आज भी वही कायम है 20-25 बिल्कुल साल ऐसे ही- ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है कि जिसने जहां पर जो चीज बन गई, जो रजिस्टर्ड हो गई, सब वहीं का वहीं चल रहा है, इधर से उधर कर दें, उधर से इधर कर दें, उसका कोई फायदा नहीं है। और अमली वो जो इक़दामात करने की ऑपरेशन होते जरूरत भी है। हैं वो 2-3 दिन बाद दोबारा से हम देखते हैं काम चल रहा होता है। खैर एक मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है, इसके लिए इंतजामिया को तो बहुत ज्यादा एफर्ट करनी है, लेकिन बिल्कुल ही ना कुछ करना तो बिल्कुल ही गलत है, उससे मसाइल बहुत ज्यादा जन्म ले रहे हैं। कम से कम आप किसी को मिसाल तो बनाएं ताकि कोई देखे और वो आगे जो तजावुजात कायम कर रहे हैं, जो आगे करने जा रहे हैं, उनको कोई सबक मिले। इमरान है ना, 2006 से तो मैं ये चीज़ें जो है ना वो सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। लाहौर जिस तरह आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये चीज़ें जो है प्लानिंग जो है वो की गई थी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे आज भी याद है कि कैप्टन उस्मान के दौर में 5 ऐसी जगह मुख्तस की गई थी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें आपका अल्लामा इकबाल टाउन था, शादरा था, और उसके बाद आपका मुगलपुरा था, और इधर यूहानाबाद था और टाउनशिप था। 5 जगह मुख्तस की गई थी इनिशली कि इन इलाकों में या अहम रोड्स पे जो रेडियाँ होती हैं ये यहाँ पर मुंतकिल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, ये रेडी वाले वहाँ पर भिजवाए गए, अखुवत के ताउन से इनको रेडियाँ भी दी गई, रजिस्टर्ड रेडियाँ थी। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने किया क्या कि वहाँ पर वो जो जगह मुख्तस की गई थी रेडी बानों के लिए, उन्होंने क्या किया, वो जगह आगे पठानों को रेंट पे दे के उसके बाद ये फिर रोड पे आ गए। वाह, अब आप और दूसरी बात यह है कि ये सिलसिला मैं कहता हूं कि अगर आपने सिर्फ इन चीज़ों पे आप रेडी बांध जो है ये आप मेन रोड से या जहां इलीगली ये जहां जहां पर खड़े हैं वहां से ख़त्म कर दिए जाए ना, आपके लाहौर की आधी खूबसूरती जो है ना वो बहाल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मुझे हैरानगी ये बात हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि जी जो ताजिर बरादरी है और दुकानदार है इनके ताउन से, शायद सिपरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर इन लोगों को आप लूप में लेंगे ना तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये हो सकती हैं लेकिन नहीं होंगी। हमेशा जब भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होता है ना तो उसमें ताजर बरादरी और इन दुकानदारों को ऑन बोर्ड लिया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन तजावुज़ात की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह जो है ना ये आपकी ताजर बरादरी है। ये क्या करते हैं, ये अपनी दुकानों के आगे ठेले लगवाते हैं और डेली का 1-1 हज़ार रुपया 2-2 हज़ार रुपया वसूल करते हैं डेली का। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी, मैं किसी एक बाजार का एक मार्केट का नाम नहीं देता, किसी भी बाजार पे चले जाएं वहां पे यही होता है। और जब दुकानदारों से हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज किए हैं उसमें वो कहते हैं कि जी हालात ही ऐसे हैं, हमारे पास कमाई नहीं है। चले समझ लगती है कि महंगाई है, कुछ लोग तो मजबूरन देते होंगे अपनी दुकानों के आगे जगह, कुछ लोग बस हवस की वजह से, या भाई ठीक है पैसे तो आ रहे हैं ना। लोगों को जब तक खुद एहसास नहीं होगा ना कि ये रेडियाँ, ये तजावुज़ात जो है ये वाकई उनको ख़त्म करना शहरियों की भी जिम्मेदारी है, दुकानदारों की, ताजर बरादरी की जिम्मेदारी है, ये चीज़ें हल नहीं होगी। देखिए ऐसे प्लान तो बनते रहते हैं। माजी में भी कई डीसी, कई डीसीओ जो हैं उन्होंने, कई एसीज, कई टीएमओज ने ये प्लान पेश किए, इन पर अमल दरामद शुरू हुआ, वक्ती तौर पे ऑपरेशन होता है ना, और उसके बाद क्या होता है, जहां से रेडियाँ खत्म की जाती हैं उसके बाद जो है रेडियाँ वहां पर दोबारा बहाल हो जाती है। मैं आज भी ये कहता हूं, आप जेल रोड पे जब हमारा ऑफिस था, पीआईसी से जो रोड जा रही है मेंटल हॉस्पिटल की तरफ, उस रोड से रेडियाँ अगर खत्म हो गई आप मुझे बता दीजिएगा। 1000 बार ऑपरेशन हुआ है वहां पर, होता क्या, कॉल्स कर दी जाती हैं, कॉल्स कर दी जाती हैं, बता दिया जाता है कि जी हम ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं। कई बार हमने ऐसे देखा, ट्रक आते हैं, रेडियो उठाते हैं और उसके बाद दूर जाके वो रेडियो उतार दी जाती हैं, या 500 रुपया जुर्माना करके, 1000 रुपया जुर्माना करके वो रेडियो वापस दे दी जाती है। सो ये चीजें जो है ना वो सोचने की जरूरत है, वाकई इनके लिए स्पेशली एक जगह मुख्तस करने की जरूरत है। और जो रेडी ऐसे इलीगली आप पकड़ लें उसको डिस्कार्ड कर दे, उसको दोबारा दे ही ना, फिर इन चीजों पे जो है ना वो कंट्रोल किया जाए। छोटे छोटे आप स्टेप लें, फिर आप बड़ी तजावुज़ात की तरफ रमजान आ रहा है और आपको पता है कि रमजान में तो वैसे ही ये ज्यादा सबसे ज्यादा आपको रेडियाँ नजर आएंगी, यही वजह, सबसे ज्यादा रेडियाँ नजर आएंगी। ऑपरेशन मुझे ये बता दें, फिर इस ऑपरेशन का मकसद क्या रहेगा? देखिए उसमें तो फिर ये समझते हैं कि जी जुल्म हो रहा है, आप गरीबों के साथ हम जुल्म नहीं कर सकते, आपको हर गली चौराहे में
आरजी रेडिये नजर आ जाएंगी, आरजी स्टॉल्स नजर आ जाएंगे, आरजी फटे नजर आ जाएंगे जिन पे समोसे, कचौरियां और ये खजूरें जो है वो आपको मिल रही हैं और महंगे दामों मिल रही हैं। यहाँ तो चले ये हो ना कि रेडी वाला आपको सस्ता सामान दे रहा है, रेडी वाले ने ना टैक्स देना है ना उसने रोड पे चलते हुए किराया देना है, उल्टा उसने ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर करनी है। लोगों ने रुक के पार्किंग की तो जगह आपके लाहौर शहर में वैसे ही सर्विस लेन जो है वो खत्म कर दी गई हैं। लोगों ने रोड पे ही जहां पे नजर आई रेडी, वो यार ये चीज लेनी थी, वहीं पे ब्रेक लगाई, देखना नहीं है पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, वहीं पे गाड़ी रोकी, गाड़ियों की तवील की तारें जो है वो लगी हुई हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग जो है उसकी जरूरत है। एक बार मैं तो ये कहता हूं, अगर एक बार आप किसी रोड पे आपने ऑपरेशन किया है ना, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस रोड पे आप सर्वेलेंस ऐसी कराएं कि वहां दोबारा रेडी है ना खड़ी हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ट्रैफिक के लिए हम देख रहे हैं कि बड़ा सेफ सिटी के कैमरों से काम लिया जा रहा है। थोड़ा सा सेफ सिटी के कैमरे आप इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर लें जहां कहीं आपको लगता है कि तजावुजात की वजह से ट्रैफिक का मसला जो है वो आ रहा है या फिर तजावुजात की वजह से लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी प्लानिंग ना आपकी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, अगर वो चाहे ना हर टाउन में यकीन जाने ये तजावजात कायम ना हो सके, लेकिन माजरत के साथ आपकी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, शायद सिप्रा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि पॉलिटिकली भी प्रेशर होता है, हाँ, ठीक है और दूसरा उन्होंने माजरत के साथ उन्होंने कुछ अपना भी कुछ देखना होता है, कई मामला देखने होते हैं। हम के रमजान में ये चीजें ज्यादा रेडियां वगैरह लगती हैं, तो रमजान में इस माफिया की चांदी भी अच्छी खासी होती है, इसलिए कौन इनको हटाए। माफिया हम लोग फलों और इन पे फंसे हुए हैं। सही बात है। रमजान के आखिरी 15 दिन में देखिए क्या कि ये कपड़े और इनकी जो रेडियां लगेंगी वो कहाँ जाएंगे, फट्टे लगेंगे ना, दुकानें सजेंगी, ये चूड़ियों की मेहंदी की आप लोगों की ज्यादा होती है, मर्दों के तो कम होती है उसमें एक्सेसरीज, आप लोगों के लिए ज्यादा लगनी है। चेक करें, नहीं, आप लोग जाके मेहंदी लगवाएंगे और वहाँ बेंचेस पे बैठ के वहाँ रश डालेंगे। अच्छा, वो वैसे चांद रात वाले दिन ही होता है, एक दिन के लिए किसी को बख्श देंगे, एक दिन कुछ नहीं होता, आप बात तो करने दें, त्योहार है, बात तो करने दें। हम सबसे बड़ी मार्केट की अगर बात करते हैं, लिबर्टी मार्केट आपकी सबसे बड़ी मार्केट कंसीडर होती है। आप हौसला तो करें, एक दिन होता है, हौसला तो चांद रात होता है, उस दिन किसी को माफ चले लिबर्टी पे रह जाते हैं, इमरान यूनिस की तरफ चले जाते हैं, क्रीम ब्लॉक मार्केट को कंसीडर किया जाता है। मुझे बताएं कितनी वहाँ पे तजावुजात है, आपको पैदल गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। तो फिर ये बड़ी मार्केट्स अगर आप नहीं संभाल पाते और छोटी मार्केट्स की आप बात करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है? अब मुझे आयशा कितनी देर से ब्रेक का कह रही हैं, अगर मैं ब्रेक ले लूं ना तो आपने कहना है मैं भी उस माफिया का हिस्सा हूं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। खबर क्या है जी, महंगाई जखीरांदोजी करने वाले जेल जाएंगे, वजीर आला ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है। रमजान बाजारों के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हम बड़ी बड़ी मिसालें देते भी हैं दूसरे ममालिक की, कैसे रमजान में सेल्स लगा दी जाती हैं। यहाँ तजावुजात माफिया कह लें, महंगाई माफिया कह लें, जखीरांदोजी कह लें, ये इस माह मुबारक में मजीद ये लोग जो हैं सरगर्म हो जाते हैं। अब ये हेल्पलाइन किस तरह से काम करेगी शायद सिप्रा साहब? देखिए मेरे ख्याल में हेल्पलाइन ठीक है, जदीद टेक्नोलॉजी है, हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। मुझे बताएं, एक बाजार लगा है, ये रमज़ान बाजार है, मॉडल बाजार, कोई भी बाजार है, आप रमज़ान शरीफ में या रूटीन में वहाँ पे जाके कुछ चीज़ की ख़रीदारी करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे ज़ायद कीमत वसूल की जा रही है या नाकिस मयार की चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, आप जब उस पर हेल्पलाइन पे तो बता देंगे, उसके बाद आप चले गए, कौन देखेगा भाई? जब कोई चीज़ वहाँ लेने आ रहा है आप उसकी मॉनिटरिंग करें। आपकी टीम्स जो मौजूद होती थी, जब इतवार बाजार लगते हैं तो उसमें टीम्स मौजूद होती हैं, वो चेक करें ना चेक करें, अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ना करें, वो उनकी अपनी सवाबदीदी अख्तियार है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो फिर ना किसी हेल्पलाइन की ज़रूरत है, ना गिरा फरोशी होगी, ना नाकिस मयार की चीज़ें फ़रोख्त होंगी, ना जायद कीमत वसूल की जाएगी, ना ही एक ही टोकरी में आने वाली चीज़ जो है वो 3 मुख्तलिफ इकसाम की बनाकर 3 कीमतों में फ़रोख्त की जाएंगी। ये तो है अपनी जगह पे। अब हम आ जाते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है, हमें इनको सराहना भी चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो आपने उसी में ही कह दिया है कि कीमतें बढ़नी हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होनी है, मसनूई किल्लत होनी है, ये तो रूटीन की बातें हैं और ये होती हैं। हम अपने आप को कभी भी दीगर ममालिक के साथ उसका कंपैरिजन जब भी करेंगे तो फिर अपने आप को साथ ही माजरत करना पड़ेगी, अदरवाइज़ हम उस पर नहीं जाती। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि माह मुक़द्दस जिसमें अमीर गरीब हर जो मुसलमान है उसने रोज़ा रखना है, सहरी भी करनी है, अफ्तारी भी करनी है, तो हुकूमत अपनी जगह पे जाके उनको सहूलियात दे रही होती है। बाकी जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो ताजर बरादरी है, अगर वो भी थोड़ा साथ दे
तो बहुत सारी आसानियां पैदा हो सकती ये ना हैं। साथ होगा लेकिन और ना अब आसानी सुने, पैदा अब होगी। सुने ना, जेल भेजें आप, FIR करवाएंगे, क्या होगा, 2-3 दिन जेल जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मुझे बताएं, ये इमरान यूनुस करता रहा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो अरेस्ट भी करवाते रहे हैं, फाइन भी करते रहे हैं। मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जिनको आपने अरेस्ट भी करवाया होगा, माजी में मुकदमे भी दर्ज हुए होंगे और उन पे मुकदमात की एक भरमार भी होगी, लेकिन आज फिर वही काम कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने करना यही काम है, उनकी रोजी रोटी इसी में लिखी यहाँ हुई से है। चल रहा है बिल्कुल। तो फिर इसलिए मेरे ख्याल में मॉनिटर करके आप कीमतें अपनी जगह पे मयारी चीज़ या मयार के मुताबिक जो है कुछ चीज़ फरोख्त कर लें, लोगों को दे लें, तो कीमत जायद अदा करने में लोग तैयार होते हैं। सही कहा लेकिन जायद कीमत वसूल करके आप नाकिस चीज़ फरोख्त करें, लोगों को उस पर एतराज़ होता है। हेल्पलाइन देख लीजिएगा, लोग उस पर कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएंगे। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी बने हुए हैं, CM के भी बनते हैं, डिपार्टमेंट्स के पोर्टल भी बनते हैं, लेकिन वो तो एड्रेस ही नहीं होती, उसके जवाब दे दिए जाते हैं कि हमने एड्रेस कर दिया जाता है। इसलिए इन चीज़ों से निकलकर हमें अमली इकदाम करने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आला साहिबा जो है वो रमज़ान में निकलेंगी, वो रमज़ान बाज़ार जाएंगी और लोगों से पूछेंगी कि उनको किस किस्म की अशिया दी जा रही है। और मुसलसल 2-4 दौरे भी एक अशरे में हो गए तो हालात बेहतरी की तरफ चले हालात जाएंगे। बेहतरी की तरफ जाएंगे, लोगों में खौफ तो कम से कम रहेगा। जी देखिए जी, पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करें, रमज़ान निगहबान पैकेज जो है जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो वज़ीर आला मरियम शरीफ की जानिब से जो है वो की गई थी। इसके लिए कल जो है मेरे ख्याल से कोई 29 अरब रुपए की रकम जो है फंड जो है वो जारी किए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है होना क्या है कि कोई 3 करोड़ से ज़ायद जो मुस्तहिक लोग हैं उनको सस्ता राशन वगैरह जो है ना, सस्ता क्या मुफ्त राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिसमें से अभी 90,000 जो है तकरीबन, कल की फिगर्स हैं कि 90,000 के करीब घरों को जो है वो अभी तक पहुंच चुका है, चीज़ें जो है वो पहुंच चुकी। देखिए चले, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा ही लोगों को जो है वो अगर रिलीफ मिल रहा है, जो मुस्तहिक है उनको मिल रहा है रमज़ान के हवाले से, तो ये बड़ी अच्छी बात है। करने का जो असल काम है ना वो ये है कि पूरी दुनिया में जो चीज़ होती है कि रमज़ान मुबारक में या कोई भी जो कौमी त्यौहार होता है वहाँ पर चीज़ें जो हैं आधी कीमत में फ़रोख्त होती हैं या सस्ती हो जाती हैं। हमने शाही सिपरा साहब जो है जैसे हमने कंपनी की तरफ से को 11-12 टूर जो हैं वो बाहर के किए हुए हैं, शाही सिपरा साहब ने भी किए हुए हैं, ये भी इस चीज़ के गवाह होंगे कि वहाँ पर जब भी कोई इवेंट होता है, चाहे वो न्यू ईयर है, क्रिसमस है, रमज़ान है, वहाँ पर चीज़ें जो है ना वो 50% ऑफ पे दी जाती हैं, चाहे नई है या पुरानी है, 50% उस पर होता है, चाहे वो खाने पीने की है, पहनने की है, ओढ़ने की है, ग्रॉसरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी है। आपने ये भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे सबको पता है कि लोग जो हैं वो इन त्योहारों पे रात को ही स्टोर्स के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं कि सुबह स्टोर खुलेगा, हम सबसे पहले चीज़ जो है वो ले लेंगे। ये चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर माजरत के साथ होता क्या है, हमारे यहाँ पर ईद हो, रमज़ान हो, न्यू ईयर हो, कोई भी त्यौहार हो, हमारे यहाँ पर ग्रां फरोशी जो है वो बढ़ जाती है, कीमतें डबल हो जाती हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके रेडी पे अगर खजूर बिक रही है ना, अगर वो 1000 रुपए की है, रमजान में 2000 की हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो है अपनी एक डेली का रेट जो गवर्नमेंट निकालती है हर दुकान पे लगा तो होता है, लेकिन माजरत के साथ उस रेट पे आपको चीज मुयसर नहीं होगी। अगर होगी तो उसकी क्वालिटी नाकिस होगी। अच्छी चीज जो है वो नीचे पड़ी होगी, नीचे इन द सेंस ये है कि उसने स्टॉल के नीचे रखी होगी कि जी आपको अगर अच्छी चीज चाहिए तो वो जी ये है निकाल के दिखाता है। इन चीजों पर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। आपके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की एक फौज है, वो करती क्या है, उसकी कारकर्दगी पता कैसे मॉनिटर होती है। इस तरह मॉनिटर नहीं होती कि इस इलाके में चीजें जो है आवाम को सस्ती मिल रही हैं या नहीं। उसकी कारकर्दगी जो है वो इससे देखी जाती है कि इसने कितनी FIR कराई है और कितने जुर्माने किए हैं। सही बात है। वो तस्वीरों की इस तरह करेंगे तो ये नंबर गेम हो गई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तस्वीरें अपने दिन के एंड पे वो दे देते हैं, उस पर खाना पूरी हो जाती है कि जी इन्होंने ये काम किया है। फील्ड में कौन जाता है? वैसे सवाल तो ये जो आम दिनों में नहीं जाते, वो अफसरान क्या रोजा रख के बाहर फील्ड और हर टाउन को पता होता है कि जखीरा अंदोजी कहाँ होती है, लोगों ने कहाँ पर आटा, चीनी, दालें कहाँ छुपाई है, कौन से गोडाउन है, टाउन को सब पता होता है। और वो करते भी हैं, रेट्स भी करते हैं। वो तब करते हैं जब जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा एक्टिव होती है, CM जो है या आपका जो DC है वो ज्यादा एक्टिव होता है, फिर ये रेड्स होती हैं और चीजें बाहर निकलती हैं। कोई मुश्किल हल जो है ना इसका आपको करना पड़ेगा, सिर्फ रमजान में नहीं, पूरा साल ये चीजें करने की अशद जरूरत है। आखिरी कमेंट अगर वो आयशा ब्रेक के लिए, बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाना है। आखिरी कमेंट है कि हमें गला मंडी और सब्जी मंडी को भी देखना है।
हम लोग बाजारों की बात कर रहे हैं, जहाँ से ये चीजें निकलती हैं सर वहां उनको पर तो किसी ने आपको पता देखना भी है। डीसी साहिबा खुद जाती हैं जब सुबह के टाइम सारी रेट जाती थी। हाँ, जाना चाहिए ना, जाती थी, जाती हैं थी नहीं। नहीं, वो फिर अभी भी दरमियान नहीं में गई। मिडलमैन का अभी किरदार। भी नहीं गई, वो तो कैप्टन उस्मान का दौर था तब मैंने ये रिवायत आड़त देखी जिसको थी। हम बोलते हैं ना, आड़ती जो है, इन चीजों को पकड़ना चाहिए। उनकी एसोसिएशन भी है। देखें, आप जब इनसे बात करते हैं ना, ये आम दुकानदार जो बाजार में बैठे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें मंडी से महंगे बिल्कुल दाम में ऐसे चीज ही है। मिली है। इसलिए मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ों को देखने के बाद फिर चीज़ें रेट्स जो है वो सामने आए, तो फिर हालात शायद तब्दील हो जाए, शायद हो जाए, लेकिन कई साल हो गए हमें अच्छा, करते ये हुए, होता वाकई नहीं। ये शायद कह रहे हैं ना, तो ये आप ये समझ लेंगे नहीं होने वाला। आपको माह मुबारक में ये ज़खीरा अंदोज़ सरगर्म भी नजर आएंगे, और वो जो जान छुड़ाने के लिए कैटेगरीज बना दी जाती है ना कि सस्ती चीज़ लेनी है तो वो ये पड़ी है, अच्छी चीज़ लेनी है तो वो महंगे दामों में मिलेगी। मेरे ख्याल से अब ये ट्रेंड ज़्यादा आम हो गया है। वो इंतज़ामिया में से अगर कोई आ भी जाता ना तो अपनी जान छुड़ा लेते हैं रेट बता के कि ये वाली चीज़ पड़ी है जो हम बेच रहे हैं। पीछे उन्होंने जो महंगी चीज़ें रखी होती है, जो अच्छी क्वालिटी की रखी होती है, उसके वो रेट्स जो है अपने मुताबिक जो है वो लेते हैं। ये एक ट्रेंड हर जगह पर देखा जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। पासपोर्ट फीस में बड़ा इजाफा किया गया है। नॉर्मल फीस 3000 से बढ़ाकर 4500 कर दी गई है। ये जुल्म के मुतरादिफ है। शाहिद सिपरा साहब, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर 3000 रुपये भी ये रखती गवर्नमेंट तो बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा खासा कल होता का है। मैं अगर कल की अगर बात करूं या रूटीन की हम लोग बात करें, सिर्फ एक लाहौर के एक ऑफिस में 1000 से ज्यादा टोकन लगा है, मतलब 1000 से ज्यादा पासपोर्ट बना है। और कितने टोटल ऑफिस हैं? बाकी ऑफिस इसमें सगियां आपका ऑफिस है, उसके बाद शादमान ऑफिस है, गार्डन रायगढ़ रोड टाउन। ऑफिस है, आपका हाई कोर्ट ऑफिस है, चैम्बर में ऑफिस है। इनको हम लोग एबर्ट रोड नहीं, एबर्ट रोड शादमान आ गया। इन नहीं, सब गार्डन टाउन में निकाला। गार्डन, हाँ। इन सब को मिला लें तो हम एवरेज लगाएं कि 2000 अगर पासपोर्ट प्रोसेस हुआ है और 3000 पर हेड के हिसाब से 60 एवरेज लाख लगा बन लें, गया। तो ये पर डे कितना रेवेन्यू जनरेट 60 लाख के करीब बन गया। ठीक है। अब मुझे बताएं, इतने पैसे लेने के बावजूद मेरे ख्याल में ये फीसें बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। क्या फायदा है? एक तरफ हम महंगाई कंट्रोल करने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आवाम पे इस तरह से बोझ डाल देखें, जाता है। उनका शायद ये है कि ये पासपोर्ट वो लोग बनवाते हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है। भाई, गरीब आदमी जिसने पूरी जिंदगी कमेटियां डाल के हज करना है या उम्रा करना है, उसने भी तो और पासपोर्ट काम के रोजगार के लिए रोजगार के लिए जो लेबर जाती है उन्होंने भी इसी अच्छा, पासपोर्ट बहुत से सारे travel लोग करना है। आस उम्मीद में कि शायद हमारा बाहर का वीजा लग जाए, शायद हम चले जाएं, आस उम्मीद में पता नहीं पैसे कहीं जितने से उठा के पासपोर्ट पासपोर्ट बनते बना हैं लें। उतनी ट्रैवलिंग नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पासपोर्ट जरूर बनते हैं, उतने लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। अब रूटीन का जो पासपोर्ट है 36 पेजेस हैं जिसके, और उसको हम 5 साल के लिए बनवा रहे हैं, वो 3000 से 4500 के ले गए हैं। इसी तरह अगर उसको अर्जेंट कैटेगरी में हम ले आएंगे तो उसके ज़्यादा पैसे हैं, और वो आपको उन्होंने बढ़ाकर 4500 किया। अर्जेंट का जो है वो 7500 कर दिया। अर्जेंट पहले कितनी फीस थी? 5000 थी। अच्छा, अब उसमें इसी तरह 10 साल के लिए हम लोग चले जाएं तो 10 साल के लिए भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं पैसे रूटीन के भी। और इसी तरह 72 पेजेस का अगर आप बनवा रहे हैं तो 72 पेजेस के भी रेट्स बढ़ गए हैं। मतलब ये वो कैटेगरीज हैं आप जब भी इनमें आप प्रोसेस करवाएंगे, और आज से इसका इतलाक हो गया, आज से इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपको यार प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस वक्त हमारे सिस्टम में नई फीस के मुताबिक जो आ रहे हैं लोग, हाँ, उसके ये वाला मुताबिक काम प्रोसेस तो हो रहा है। पैसे वसूल करने वाला काम तो रातों रात ही अमल हो जाता है। हाँ, तो अब हो क्या रहा है, कुछ लोगों ने कुछ फीस अदा कर रखी है, सपोज कल अदा की थी, हाँ, बिल्कुल। आज वो चले जाएंगे, तो अब अगर 3000 अदा किए तो 1500 उनको मजीद अदा करना है। मतलब जिनके कल की फीस अदा हो चुकी है, चालान फॉर्म, ये तो जुल्म है। आज प्रोसेस Honestly, ये जुल्म होगा, है। आज प्रोसेस होगा तो आज उनको 4500 पे करना नहीं, पड़ेगा। कल की डेट में जब उनका चालान मैं कह रहा हूँ ये तो परसों जुल्म की है। डेट में भी अगर उनका 3000 जमा है तो आज अगर प्रोसेस होना है, अगर आज पासपोर्ट प्रोसेस करवाने पहुंचे हैं तो आज उनको 4500 के साथ प्रोसेस होना है। नहीं, अब आज ये बता उनको देंगे, 7500 राइट के है, ये साथ होना है। बिल्कुल जुल्म है। देखें, ये तो गवर्नमेंट जिन्होंने पॉलिसी बनाई है ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम और आप लोग इसको तनकीद भी कर सकते हैं, इसके साथ भी खड़े हो सकते हैं, ये हर बंदे की अपनी राय है, ओपिनियन है, लेकिन उन्होंने क्यों बनाया है ये तो उनको पता है ना कि अच्छा, रेवेन्यू अब मुझे शायद- वाइंड अप की तरफ जाना है। मुझे ये बता दें कि ये कितने दिनों का प्रोसेस होता है, और क्या उतनी डेट पे आपको पासपोर्ट मिल जाता है? नहीं, पासपोर्ट तो बहुत डिले हो रहे हैं। जो रूटीन का पासपोर्ट है वो कम से कम 90 दिन में वापस मिल रहा है। ये मन तक तो समझ नहीं आती। पैसे हाँ। आपने अपनी मर्जी से बढ़ा दिए, फिर किसी का जो मसला तो अर्जेंट है जो वो कम से कम 21 से 22 दिन में आ रहा है।
मैं वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, इसको अच्छा, पूरा बीच में हफ्ता से आप काउंट वो नहीं चीजें करना, निकाल दें। इसका मतलब पूरा महीना ही समझ लें। उसके बाद अर्जेंट के लिए पूरा महीना? हाँ जी, अर्जेंट के लिए पूरा महीना चाहिए। और उसके बाद फास्ट ट्रैक जो कि 2 दिन में आता था, आज प्रोसेस करवाएं, उसकी फीस ज़्यादा देकर कल आपको यहाँ वसूल होना चाहिए था, वो 7 दिन के बाद आ रहा है। उसकी क्या फीस है? उसकी 5,000 एक्स्ट्रा उसका। ठीक है। तो मुझे ये बताएं, ये सारी चीज़ें मिल, अच्छा DH में भी है, एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस भी है, वो 3,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ से प्रोसेसिंग फीस हम दे रहे हैं, प्रिंटिंग इस्लामाबाद से होनी है, वहाँ प्रिंटिंग नहीं हो रही, और उसका मुसलसल डिले 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 होता जा रहा है। देखें, ये 1 महीने से चलते चलते 3 महीने तक हम लोग पहुँच गए हैं। भाई आप लाखों रुपए पर डे के हिसाब से लाहौर के ऑफिस आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, तो सहूलतें भी फिर उसी तरह मिलनी चाहिए। सही बात है। लेकिन नहीं, आप पैसे जायद ले रहे हैं, आप जायद लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पासपोर्ट आपको नहीं मिलना है। फिर अल्टीमेटली क्या होगा? नहीं, फिर आपका अर्जेंट बनवाने का भी क्या फायदा अगर आपने कोई फायदा 1 नहीं है, महीने आप में 1 मिलना है। महीने में आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो आप अंदाजा कर ले। एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना। देखिए, मैं तब से यही सोच रहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट रमजान के बाद पैकेज के तहत 29 अरब रुपया जो है इन्होंने जारी किया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चलें, उधर तो दे दिया, निकाला कहाँ से? निकाला उन्होंने इधर से ही है कि अगर 60 लाख रुपया 60 लाख रुपया डेली का अगर वो ये कमा रहे हैं फीस से, और इसमें से 30 लाख, मैं सिर्फ लाहौर की और 30 लाख तो इन्होंने इधर से निकाल लिया ना। मतलब ये मैं पूछ रहा था इन्होंने पूरा कहाँ से करना है? तो ऐसे पूरा करना है इन्होंने। बिल्कुल। माजरत के साथ बात यही है कि जो रमजान ये पासपोर्ट बनाता है वो गरीब आदमी भी बनाता है, आपने फीस उसके लिए भी बढ़ा दी है। एक तरफ आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, बिल बढ़ा रहे हैं, ब्रेक में हम बिजली पानी गैस सबकी बात कर रहे थे, सबके रेट्स बढ़ा दिए गए। भैया आवाम को आप दे क्या रहे हैं? कहाँ जिंदगी आप आसान कर रहे हैं? खुदारा इस तरफ भी ध्यान दे। नहीं है, ये तो आवाम को डबल तकलीफ दी जा रही है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। आम दुकानदार सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट बनाने की सलाहियत नहीं रखते। डीजी एक्साइज का कहना है गाड़ियों के नंबर प्लेट ओपन मार्केट से बनवाने की मंजूरी दी गई है। एक एक कमेंट चाहिए, फिर हमने वाइंड अप की तरफ जाना है। शायद से प्रसाद, देखें, ये बड़ी देर से चल रहा था, कई साल से जो प्लेट्स हैं वो आपको नहीं मिल रही, और कई दफ़ा रोका है। तो आपके प्रोग्राम्स में भी, बाकी चैनल्स के भी लोग कहते हैं कि हम लोग तो कागज़ लेके फिर रहे हैं और प्लेट्स ही नहीं मिल रही। तो आउटसोर्स कर देना अच्छा इकदाम है, लेकिन आउटसोर्स करने के बाद ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी चीज़ है जिसको सिक्योर भी तो करना है ना। गवर्नमेंट लेवल पे चलें, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ज़रूर होती है कि आपकी गाड़ी की प्लेट है, फाइल है, जो भी है उसकी। तो इसलिए मेरे ख्याल में आउटसोर्स करके अगर कोई अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो लोगों को सहूलत मिल जाएगी। लोगों को सहूलत तो चले, अच्छी बात है, कोई लोगों को भी सहूलत दे दे। अलबत्ता ये महकमा एक्साइज भी अच्छे खासे पैसे अपने बटोरता रहता है, लोगों को सहूलत देने में ये भी हमेशा नाकाम रहा है। शायद सॉरी, इमरान यूनुस ना 25 लाख से जायद नंबर प्लेट्स जो है ना वो ज़ेरे इल्तवा हैं, जो अभी तक ये जारी नहीं कर सके। और अभी भी ये डिपार्टमेंट जो है वो ये सोच रहा है कि क्या किसी मखसूस कंपनी से नंबर प्लेट्स बनाने की इजाजत दी जाए, या जो आम दुकानें हैं उनको इजाजत दे दी जाए। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट जो है ना वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है या करा दी गई हैं, तो पूरे मुल्क में ये नंबर प्लेट्स जो हैं वो होनी चाहिए, जिसके तहत सिक्योरिटी को जो है वो मॉनिटर किया जा सके, देखा जा सके गाड़ी को, सारा कुछ, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डाटा बेस में आ जाएं। और अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि क्या किसी मखसूस कंपनी से मुआहदा करना है या जो आम दुकानें मौजूद हैं इससे करवाना है। एक्साइज से रिलेटेड मुझे माजरत के साथ कभी कोई अच्छी खबर जो है वो नहीं मिली। तो जज्बात पे चल रहे हैं ये लोग। 2017 से मैंने एक बाइक ले रखी है जिसकी नंबर प्लेट अभी तक मेरे घर में नहीं आ पाई। ये तो अपनी मिसाल दे रहा हूं मैं। देखें, आप मार्केट से बनवाने जा रहे हैं, आप पूरे कई ऐसे इजला हैं जहाँ पे सेफ सिटीज अथॉरिटी आपने कायम कर दी हैं, अथॉरिटीज अब तो पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान में हो गई हैं। मुझे बताएं कि जो दुकानदार है, आप उसको सॉफ्टवेयर देंगे कि ये जनाब बायोडाटा है अना यूसुफ साहिबा का, ये इसमें ऐड करें। अल्टीमेटली आपको ऐसी फर्म पे जाना पड़ेगा जो अच्छी फर्म होगी, जो ये चीज बना सकेगी। आम शहरी तो आम दुकान से तो ये अपने सर से उतार के दूसरों पे डालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से। ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कुछ इंट्रोडक्शन कराते हुए भी सोचना पड़ रहा है कि मैं उनके बारे में क्या बताऊँ कि वो क्या करती हैं। माशाल्लाह से हरफन मौला हैं। आजकल 24 न्यूज़ पर मॉर्निंग शो की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रही हैं। एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त करती हैं, होस्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त करती हैं। और जब आपके सामने हरफन मौला बंदा बैठा हो ना, तो फिर आप भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि आपने किस तरह से प्रोग्राम कंडक्ट करना है।
सिंगिंग करते आपने उनको देखा, बहुत ज़बरदस्त सिंगिंग करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। सो अल्लाह ताला ने इतनी सारी सलाहियतें बहुत ही कम लोगों में रखी होती हैं। सो मैं अपनी मेहमान की तरफ जाऊंगी, तारुफ कराऊंगी और उन्हें अपने शो में भी हम वेलकम कहेंगे। फिजा अली ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट, और हमेशा मैंने जब कहा कि आपको माशाल्लाह माशाल्लाह हर जगह पे एक्टिव देखा है, कैसे कर लेती हैं इतना कुछ? पता नहीं, आप लोग करवाते हैं। मैं तो बार बार काम शाम छोड़ के घर बैठ जाती हूँ, मुझे कोई घर बैठे नहीं देता। मेरा तो दिल ये करता है बस मैं सुबह उठूँ, फराल को पप्पी चुम्मी करूँ, हगी करूँ, उसके साथ फिर सो जाऊँ, फिर उसको ऐसे उसके साथ खेलती रहूँ, फिर उसको देखती रहूँ, फिर उसके साथ खाना खाऊँ, घूमूँ, खेलूँ, फिर सो जाऊँ। मैं फराल से दूर रहने नहीं चाहती पल के लिए भी, मगर मुझे आप लोग जो है ना इधर उधर कहीं ना कहीं लगा के रखते ये लोगों की मोहब्बत है कि लोग आपको स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें 24 का, चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 24 के मॉर्निंग शो का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अच्छा, मॉर्निंग शो तो मैंने पहले भी बहुत किया है, 5 साल भी किया, और 5 साल का अरसा काफ़ी अरसा होता है जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। एक सीट पे बैठ के लोगों से मिलना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग, मैं इतनी सोशल नहीं हूँ वैसे, मगर आप सोशल हो जाते हैं क्योंकि रोज़ सुबह किसी मेहमान से मिलते हैं तो आपकी सलाम दुआ चलती रहती है। फिर आप एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि वो रूटीन में मॉर्निंग शो पे लोग आते जाते रहते हैं। तो ये सब तो मैंने किया, मगर इंटरटेनमेंट वाला तो ये जो है 42 न्यूज़ जो है, इसमें मुझे फ़र्क ये लगा अभी तक जो मैंने पूरा हफ्ता कहती हूँ कि जो किया है काम अभी तक, वो वाला काम बड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी होती है लोगों को। मैं देखा है न्यूज़ से रेलेवेंट भी बात आपको करनी है, आपको करंट अफेयर भी इशू को उठा के टच करना है। सबसे पहले आपको इंट्रो जो है वो देना ही उसी प्रेजेंट न्यूज़ के ऊपर है जो एक्चुअली मुल्क के हालात हैं, एंड देन हमारी हुकूमत में क्या क्या हो रहा है, हमारे पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है, देन इट मीन्स अ क्रिकेट एवरीथिंग ऑल टुगेदर। इसका मतलब आपको यहाँ पे ऑलराउंडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर की जॉब थोड़ी सी मुश्किल है, बट आस्ता आस्ता मैं और सीख लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, बहुत जबरदस्त अंदाज में, और आपका अंदाज बड़ा जबरदस्त है। मतलब जिसमें एनर्जी नहीं भी है ना, जो सुबह सुबह उठ के ऐसे ही टीवी के आगे बैठा होता है, आप उसको भी एक्टिव कर देती हैं। क्योंकि मैं जब मेकअप करा रही होती हूँ ना, आपकी आवाज माशाल्लाह इतनी एनर्जी वाली होती है कि एकदम ऐसे टीवी देख के हम कहते हैं वाह ये तो छा गई है। एक और चीज होती है ना, मेकअप जब मेकअप रूम में होती है तो मैं ऐसे दरवाजा खोल के एक ही लफ्ज कहती हूँ आ जाओ। वो सारे बच्चे फिर मेरे पास मेकअप रूम छोड़ के बिल्कुल ऐसे। और यकीन माने नाज़रीन, क्योंकि हमारा यहाँ का सेटअप ऐसे जैसे एक फैमिली होती है, तो हमारी फैमिली के जितने मेंबर हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि आप बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत ही काइंड पर्सन हैं। मुझे ये बता दें कि स्टार्ट करिए कहाँ से किया, और कभी सोचा था कि इतना कुछ कर लेंगी? नहीं, अच्छा ये इतनी लंबी कहानी, इसको जस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरा स्टार्ट जो था वो कराची से था ना। तो एंट्री जो कुछ भी हुई, सारा इस शोबिज़ में आना, ये सब कुछ एक बड़ी लंबी कहानी है, मगर इन शॉर्ट मैंने कराची से स्टार्ट किया था। और उसके बाद जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो लाहौर से सारी एक्टर एक्ट्रेसेस जो थी वो लाहौर छोड़ के कराची शिफ्ट हो रही थी काम की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सारा काम का जो पैनल था वो ख़त्म हो गया था, ड्रामा इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, ऑल दो फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ ही, तो सब कराची शिफ्ट हो रहा था। तो मैं कराची नहीं गई। मैंने कहा मैं काम के पीछे कराची नहीं जाऊंगी, और काम जो है और रिस्क जो है वो आपको कहते हैं ना मौत की तरह ढूंढ रहा होता है, तो वो मेरे साथ मिसाल बिल्कुल सूट मुझे की है। मैं लाहौर में रह के मैंने इतना ज़्यादा काम किया कि शायद मैंने कराची में रह के इतना काम नहीं किया। तो वही बात थी कि मैंने अपनी जड़, अपनी रूट्स जहाँ पे मैं रह रही थी, अपनी फैमिली, अपना घर, अपनी बच्ची, उनको ऐसे बेघर नहीं किया कि मैं जाके अब कराची में क्योंकि देखें मैं कोई इतनी ख़ानदानी अमीर तरीन तो नहीं चलती आ रही। डेफिनेटली मैं काम करती हूँ, अपने रोज़ी रोटी के लिए करती हूँ, और उतना कमाती हूँ जितने मेरे अखराजात हैं या फिर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके अखराजात हैं। तो मैं वहाँ पे जाके कोई इतना बड़ा बंगला अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इतनी बड़ी गाड़ियाँ या सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कराची के हालात भी उन टाइम पे काफ़ी ख़राब थे, तो वो मुझे अपार्टमेंट की लाइफ में नहीं रहना था। मेरी अम्मी को शौक था घर बनाने का, बहुत पहले घर में ही रहते थे, बहुत बड़ा घर था हमारा। तो फिर वो जब कुछ क्राइसिस आए तो घर बेचना पड़ गया, और दो ही सारी चीज़ें जो अम्मी ने फेस की थी, तो दिल था अम्मी का घर बनाने का। तो मेरा बचपन से जो ख्वाब था वो यही था कि मैंने घर बनाना है। फिर मैंने घर बनाया यहाँ लाहौर। माशाल्लाह बेटों वाला काम आपने किया। बेटे वाला काम, अम्मी को मुझसे उम्मीदें भी बहुत थी। वैसे तो मेरे बड़े भाई वगैरह भी बहुत अच्छे थे, अम्मी का बड़ा साथ देते थे, और हमें भी उन्होंने ही पाला है, हमारे बड़े भाई ने। वही एक बंदे थे घर में काम करने वाले, और हम सब खाने वाले थे। हम 8 भाई बहन थे। सबसे बड़े वाले जो थे उन पे जिम्मेदारी, जो लोग बात करते हैं ना कि ये होती है वो होती है, वो यही थी। एक बंदा कमाता था, सारे बंदे बैठ के खाते थे।
तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अंदर ये फिक्र और फाका अम्मी ने डाल दिया था कि मेरी बेटी ये बनेगी, मेरी बेटी वो बनेगी, कुछ भी फील्ड में, मगर अम्मी सपोर्ट करने वाली थी, ट्रस्ट करती थी, स्पेस देती थी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करती थी, क्योंकि अम्मी भी काम करती थी। तो आपकी कामयाबी का सेहरा अम्मी के साथ अम्मी के सारे, क्योंकि वो खुद काम करती थी ना, तो उन्होंने आगे भी मुझे भी यही कॉन्फिडेंस दिया कि घर नहीं बैठना, काम करना है, कुछ बनना है, किसी भी शोबे में, घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने, बाहर भी काम करना। मेरी अम्मी एक ऐसी मेरे सामने एग्जाम्पल थी, तो मैं यही चाहती थी अम्मी जैसी बनूं। लाइफ में हर किसी के बड़ा अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। कभी ऐसा फील हुआ कि बस अब मैं नहीं काम कर सकती, मुझे अब बैठना है, स्पेस चाहिए? अच्छा, ये वाला फेज मेरे अंदर नहीं आता, हाँ, मगर मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे फेज आ जाते हैं। कभी ना कुछ सोशल मीडिया पे अगर कोई मेरे खिलाफ कोई ऐसी बात लिख दे, कोई कुछ कर दे, जैसे अभी एक रिसेंटली एक हादसा हुआ था, फैसल बुखारी साहब की बेटे की शादी थी। अब उनके जो बच्चे हैं ना, वो मेरे सामने के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो ऐसे काके काकी, जैसे मेरे सामने आपका कोई जैसे किसी का बच्चा कोई आ जाए तो वो छोटा सा मिले तो वही ना, आए मेरा बच्चा कैसे है, तो बिठा भी लिया साथ, हाँ क्या करते हो, कौन सी क्लास में, 3 क्लास में हुई है, इस तरह के मेरे साथ उनका सीन है। ठीक है। फिर उनके अच्छे बुरे हालात हमारे सामने की, जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, एंड ही इज अ बिग नेम पाकिस्तान इंडस्ट्री की, कितनी बड़ी बड़ी फिल्म्स उन्होंने शूट की हैं, उनसे अच्छा कैमरामैन अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने उनके साथ ड्रामे भी बहुत किए हैं। वाइल आई वाज इवन प्रेग्नेंट, तो मैं उनके पास शूट करी थी, जैसी डिलीवरी हुई तो तीसरे दिन फराल समेत मैं प्रेगनेंसी के बाद मैं वहाँ पे चली गई, डिलीवरी के बाद फराल को लेके तो ड्रामे शूट। मेरा फैमिली सिस्टम ऐसा है, मैं इस्लामाबाद से आ रही थी तो मुझे ना उन्होंने कहा कि बस तुमने आना है और ये तो मैं अब जाना था, मुझे इनवाइट पहले से था, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं लेट हो जाऊंगी और मैं टाइम पे पहुंच सकूंगी। तो आई वाज वेयरिंग माय स्कर्ट कोट एंड ही सेड कि नहीं आ जाओ, इसी तरह आ जाओ, कुछ नहीं होता। मैं गई, वहाँ पे आरिफ लोहार साहब भी आए हुए थे और भी आर्टिस्ट आए हुए थे, तो मैं अंदर चली गई। वहाँ पे सब फैमिली ने मिलके जो डांसेस तैयार किए थे वो किए, जो मेहंदी के फंक्शंस के होते हैं, तो लड़की वालों ने लड़के वालों ने जब मुझे फोर्स किया तो मैंने जब जाके एक हल्की आंच का ही डांस किया था, पता नहीं क्या था, कुछ भी नहीं था, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। और मेरी बेटी वो शौक, क्यों मेरी बेटी जिंदगी में किसी पहली शादी पे गई है, ये अपनी पूरी जिंदगी में किसी पहली इनवाइटेड शादी पे गई है, क्योंकि हम मोस्टली जिस शादियों में मैं फराल को लेके गई हूँ कराची में, मैं नकाब अबाए में होती हूँ, बसों पे चढ़ जाती हूँ, उसको बताती हूँ कि मैं इस बस पे इस स्कूल में जाती थी, मैं इधर से सदर उतरती थी, सदर से दूध पीती थी, दूध का गिलास लस्सी का गिलास पी के फिर मैं ये 5C पे बैठ के अपने स्कूल के लिए ट्रैवल करती। तो ये मैंने फराल को सारा कुछ दिखाया है, कराया एक्सपीरियंस। तो इसी तरह जो मैं शादियों में घुस जाती थी ना अनइनवाइटेड, मेरी अम्मी के साथ हम भाई बहन इस तरह की मस्तियाँ, तो मैंने कहा फराल को कैसे पता चलेगा, मैं फराल को लेके इस तरह से अनइनवाइटेड शादियों में चली गई। और जब पकड़ी गई हूँ तो मैंने मतलब लोगों को ये जवाब दिया कि मैं ड्राइवर की बीवी हूँ, तो मेरा जो ड्राइवर है वो बाहर खाना खा रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा अंदर खाना खा लो, तो मैं बाइक के अंदर से ऐसे खाना खा रही हूँ, तो वो आगे मुझे कह रही है आपकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, आवाज़ से बड़ी पकड़ी जाती हूँ। बच्ची को क्यों मास्क पहनाया हुआ, मैंने कहा उसको बड़ा खांसी नजला है, मेरे को फराल भी पकड़ी जाती है, तो वो बाहर बार मम्मा पकड़े जाएंगे, मम्मा पकड़े जाएंगे, ऐसी 2 शादियाँ हमने अटेंड की हुई हैं। अच्छा। हाँ, तो अब वो उसके लिए तो पहली शादी और उसके बाद अम्मा ने डांस कर लिया। अब सबने फोर्स किया, मैं दूसरों के फैमिली फंक्शन में उनका डांस देख रही हूँ और मैं बोलूँ नहीं जी आई डोंट डांस। तो भाई मैं फील्ड में जब अपनी एक्टिंग में, अपने ड्रामों में, अपनी मॉडलिंग में हम यही सब कुछ करते हैं ना, यही अदाएं, यही एक्टिंग, यही हमारी सिचुएशन होती है। तो अगर मैंने किसी की शादी पे, किसी की खुशी में उनके बच्चे करे, मैंने कर लिया तो कोई मसला था। अब वो मैंने जब कर लिया, दिलबर पे डांस कर लिया था सुष्मिता के गाने पे, वो ऐसा उन्होंने वायरल लगाया, ऐसा मेरी जिंदगी की कोई इतनी चीज वायरल नहीं होती, मगर ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल। सुबह उठी हूँ तो मेरे खानदान वालों के, मेरे भाई बहनों के, मेरे जितने जो चाचा फूफा ताया जो थे, सब ने मुझे अच्छी बिस्मिल्लाह करा दी। तो ये बड़ा दुख नहीं, एक्चुअली इन चीजों से टेंशन होती है। आप इतनी स्ट्रगल के बाद अगर आपको ये चीजें फेस करनी पड़े, मैं तो सोशल मीडिया के ऑनेस्टली इतना गंद आ गया, मैं तो खुद अपने आप को इससे दूर रखना शुरू हो गई हूँ। इससे दूर रहना भी चाहिए, पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए प्लीज, किसी की फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब ना कीजिए, या आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। छोड़ दें इन चीजों को। आपकी एनर्जी ऐसी अच्छी नहीं लग रही। से देखें आप, मुझे शादियों के फंक्शन पहले तो मुझे कोई मुंह नहीं लगाता था, बुलाता नहीं था अपनी किसी शादी पे, तो अब सबके शादी के इनवाइट्स मेरे मोबाइल पे देखिएगा कितने आए हैं। हाँ बिल्कुल, और सबकी शादियां आ गई और वैसे बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाता है। रहने दें आप शादियों को, आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप अपना काम जरूर करें। इस तरह की तनकीद हर जगह पे रहती है, ये पॉजिटिव एनर्जी जो है आप पे बहुत अच्छी लगती है। बाकी सब चीजों को साइड पे रख दें, है ना। क्या करना चाह रही हैं आगे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मैंने क्योंकि सिंगिंग स्टार्ट की है और मैं सिंगर बनने आई थी एक्चुअली, मगर मुझे लोगों ने बनने नहीं दिया कि कद लंबा है तो मॉडलिंग कर लो, रैम कर लो, बोलती अच्छा हो तो होस्टिंग कर लो,
एक्सप्रेशंस हैं तो एक्टिंग कर लो। व्हाट आई वाज वांटेड टू डू वाज सिंगिंग, राइट। तो दैट वाज माय लाइक फर्स्ट पैशन, क्योंकि मेरी अम्मी और मेरे वालिद साहब भी ना गाते बहुत अच्छे थे, आवाज़ें बहुत अच्छी थी उनकी, बट प्रोफेशनली उनको इतना मौका नहीं मिला। और वही बात होती है ना, इजाज़तें और जिम्मेदारियाँ। तो मुझे क्योंकि मेरी जो अभी एक बड़ी बहन है वो इलाज के लिए आई थी लाहौर, तो उनका भी रिसेंटली ना इंतकाल हुआ, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो वो एकदम से उन्होंने मुझे बोला कि हॉस्पिटल में कि फिजा तुमने गाने क्यों नहीं और गाए, तुम डुएट गाने गाती हो तुम दूसरे सिंगर्स के साथ, तो तुम अपना कोई गाना क्यों नहीं करती हो, तुमने क्यों नहीं गाना किया। तो फिर मुझे एकदम से आया कि हाँ, मैंने राहत फ़तेह खान साहब के साथ गाना गाया हुआ है, स्टार्ट मेरा उनके साथ था, शिराज उपल की कंपटीशन में गाना गाया हुआ है। और मैं इतने लोगों के साथ गाने गाने के बाद अब मैं किधर जाके गाने गा रही हूँ एंड यू नो लोगों के साथ डुएट कर रही हूँ। अच्छा, लैंग्वेज का मसला नहीं, क्योंकि सिंगिंग की कोई लैंग्वेज नहीं होती, चाहे सराइकी हो, चाहे बलोची हो, चाहे सिंधी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। और सराइकी तो वैसी मीठी है। हाँ, तो मुझे इत्तेफाक से मौका मिला, सबसे ज़्यादा सराइकी सॉन्ग्स मैंने गा लिए और वेडिंग सॉन्ग्स। तो जिस शादी पे भी जैसे अगर कोई जाता है तो मेरे दोस्त वगैरह ना मुझे फ़ोन करके मैसेज करके तो वीडियो कॉल पे ऐसे ले लेते हैं और तो कहते हैं तुम्हारा गाना बजा, तुम्हारा गाना बजा। तो इतने ज़्यादा वेडिंग सॉन्ग्स मैंने गाए कि मुझे खुद हैरत होती है कि मुसरत नज़ीर जी के बाद मुझे लगता है मैंने गाए। बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बता दें, कभी कोई ज़िंदगी में काम मुश्किल भी लगा? मुश्किल, होस्टिंग मुश्किल लगती है यार। नहीं मुश्किल है, लगती है मुझे। आप बहुत अच्छी करती हैं यार ना, मैं बताऊँ, मैं जैसी हूँ ना, मुझे अगर कोई वैसे, अब इस चैनल में मुझे स्पेस है, हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये टीम भी मेरे पास जो इस चैनल के मुझे थ्रू मिली है, वो वही टीम है जिनके साथ मैं पहले मॉर्निंग शो करती थी। ठीक है। अली एन के जो मेरे इसी चैनल में जो डायरेक्टर है, तो वो मेरे वही टीचर्स हैं, वही दोस्त हैं, वही लोग हैं जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था एज मॉर्निंग शो होस्ट के लिए। तो अब वही पुरानी टीम मेरे साथ बैक टू आ गई है, तो मुझे ऐसा बड़ा इजी होते हो काम करने, इजी होती है। हाँ, और मुझे पुश बड़ा अच्छा मिल गया वापस से। जाहिर सी बात है, इस रूटीन से थोड़ा सा निकल गई हूँ, मगर आस्ता आस्ता फिर इस चीज़ों को भी मैं ग्रैप कर लूँगी। मुझे टाइम थोड़ा सा तो लगेगा, महीना, क्योंकि नई नवेली दुल्हन हूँ, यही तो कह रही हूँ बार बार। नहीं, ये तो अब आप ना के जिंदगी का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो कि लोगों को बहुत पसंद आया हो, आपको खुद बहुत पसंद अपना काम आया हो, आप हैरान हो रही है वाकई मैं हूँ। एक मेरा ड्रामा था सिलवट, मैंने फारूक मेंगल के साथ किया था और वो हम टीवी के अवार्ड में भी नॉमिनेट हुआ था और हम लोग को उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए पजीराई मिली थी। उसके बाद लोगों को पता चला था कि फिजा इंटेंस एक्टिंग जो है बहुत अच्छी कर सकती है। तो मुझे फिर ऑफ़र हुआ था यहाँ पे लव लाइफ लाहौर, खलील रहमान कमर साहब की स्क्रिप्ट थी एंड आई वाज नॉट डूइंग दैट स्क्रिप्ट। तो खलील साहब ने मुझे कहा था कि मैं उनको जानती भी नहीं थी और मुझे फ़ोन आया कि मैं आपको स्क्रिप्ट भिजवा रहा हूँ, और मैं पहले वो रिफ्यूज़ कर चुकी थी। तो उन्होंने कहा मैं आपको भिजवा रहा हूँ, आपने सिर्फ 2 पन्ने मेरे कहने पे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं मैं आपको कह रहा, मैं भेजूंगा आपको पूरी 50 एपिसोड की स्क्रिप्ट, मगर क्योंकि सोप था, मगर आपने मेरे कहने पे 2 पन्ने पढ़ने। और वो जैसे ही मैंने पहला पन्ना पढ़ा तो वो उसकी जो एक वोकैबुलरी थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी। लाइक पहले ही अल्फाज में था कि लड़का जब टांगे से लड़की उतरती है तो उसको कहता है बा दा बा मुलायजा निगाहे नीची, गली का गुंडा है। वो एक लड़की को पसंद करता है जो कि पॉलिटिशियन बनना चाहती है और औरतों के हुकूक के लिए काम करना चाहती है, और बड़ा वो वाला कैरेक्टर था जिसमें रोना धोना नहीं है। और मुझे वो औरत बहुत अच्छी लगती है। आई स्वेयर, बहुत सी जगहों पे कसम नहीं खानी चाहिए, बुरी बात है, मगर यहाँ मेरा दिल करे मैं कसम खा के बोलूँ कि अल्लाह की कसम मुझे वो औरत बहुत अच्छी लगती है जो रोती धोती नहीं है। पूरे माशरे में वो औरत मुझे बहुत ही दिल ही पसंद है, जिसके आंसू ना निकले, बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरा वो कैरेक्टर पहला कैरेक्टर था जिसमें मुझे रुलाया नहीं गया, वरना तो रो रो के ग्लेसरी मेरे आंसू नहीं निकलते। आपको पता है मैं ड्राई, मेरी क्योंकि बॉडी ड्राई, स्किन ड्राई, सब कुछ इतना ज़्यादा ड्राइनेस है ना कि मैं आंसू नहीं निकाल सकती। बहुत ज़्यादा फील लानी हो तो मैं पहले अपनी अम्मी की डेथ सोचती हूँ, अब मुझे मेरी बहन की डेथ, ये वाली सिचुएशन से मुझे रोना, ग्लेयर और आंसू आ जाएगा। मगर इस तरह की इंटेंस मुझे हर बात पे ना कि अभी एक टेक हुई है, फिर दोबारा इधर से टेक, फिर मास्टर टेक पे, क्लोज टेक पे, ओटी, बार बार मैं आंसू नहीं ला सकती। आई ऑलवेज टेक ग्लिसरीन। वो फील फिर ग्लिसरीन के साथ एक खुद मर्ज हो जाए तो दैट इज़ अ आर्ट, बट अपना आंसू नहीं आता। तो उनके जो 2 पन्ने पढ़े तो मैंने कहा ओके खलील साहब डन करें, वी गोना डू दिस। क्या स्क्रिप्ट थी, लव लाइफ लाहौर, मैंने फिर उनके साथ किया, वो भी 5-6 साल चला एंड आई लव दैट कैरेक्टर। लुबना जबरदस्त। कल वुमेन्स डे है, खवातीन के लिए मैसेज क्या होगा? यही मैसेज कि जैसे मैंने बोला, मुझे वही औरतें पसंद हैं जो कामयाब हैं किसी भी तरीके से। बहुत सी औरतों को ऐसे मौके नहीं है कि वो जो है घर से बाहर निकल के कुछ काम कर सकें, तो उसके बावजूद से मैं बैंकर भी रह चुकी हूँ, मैंने टीचिंग भी की है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी, आपने बता दी। शायद किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये वुमेन्स डे कल है, तो शायद मैं आपके
इस इंटरव्यू के ज़रिए बता रही हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी तो उसी स्कूल की फिर जो शाम की शिफ्ट होती थी उसमें मैं अपने जितने बच्चे होते थे छोटी क्लास के उनके वो मैथ के और इंग्लिश के ना, उर्दू तो मेरी ख़राब थी तो उसके मैं सारे उनके चेक करती थी, साइन करती थी, तो वो कॉपीज़ मेरे पास आती होती थी। और इस तरह से मतलब टीचिंग भी की हुई है क्लास में, और अलग से मैं घर में भी ट्यूशन्स देती होती थी, तो ये सारा कुछ भी किया। यानी आप ये बताना चाह रही हैं कि अगर आप कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ है करने के लिए। हाँ, बस और दिल बैंकर होनी में वो चाहिए। वाली बैंकर नहीं थी जो बैंकर होती हैं, आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं। मैं वो थी जैसे ऑपरेशन मैनेजर नहीं होते, अच्छा। जिनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली कि आपने बाकियों को ट्रेनिंग देनी है, जो मार्केटिंग के लोग हैं उनको पूरे अपने ब्लैक बोर्ड में सिखाना है कि आपने बाहर जाना है तो ऐसे मार्केटिंग में बात करनी है कि हमारा बैंक क्या क्या देता है, कितने % मार्कअप है, यूं है, ये है, वो। तो उसमें बड़े बूढ़े जवान लड़के लड़कियां सब होते थे। सही। तो ये सारा काम किया हुआ है। जबरदस्त, माशाल्लाह, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। अच्छा। अल्लाह ताला ये वाली एनर्जी सब लोगों को दे, सब लोगों को इस तरह से बहादुरी भी दे और अच्छा काम हम सब लोग कर सकें। थोड़ा सा वो लोग जो कि सिर्फ तनकीद करना जानते हैं ना, ये देख लें कि किसी के इस मकाम तक पहुंचने में स्ट्रगल कितनी है, कोई कितनी मेहनत करके पहुंचा है। बहुत सारी कुर्बानियां आपको देना पड़ती हैं, जो भी कोई फील्ड में हो, ना सिर्फ खवातीन, मर्द हजरात, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये याद रख लिया करें ये एक लाइन लिखने से पहले कि किसी की जिंदगी कितनी इससे डिस्टर्ब होकर रह जाती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में भी हम बात करने वाले हैं आज का नौजवान परेशान क्यों है, आज का नौजवान मायूस क्यों है, आज का नौजवान क्यों खुदकुशी की तरफ जा रहा है, रीज़न क्या क्या हो सकती हैं। तलबा आजकल के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग पढ़ाई को इतना सर पे सवार कर लेते हैं, कुछ लोग पढ़ाई से रिलेटेड प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, इर्द गिर्द दोस्तों का प्रेशर होता है, मतलब जो सलाहियतें आपकी होती है ना, एक्चुअली वो भी दब के रह जाती हैं। रिसेंटली खुदकुशी के वाक़यात भी स्टूडेंट्स में रिपोर्ट हुए हैं। सो हमने इस तरह की चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए क्या कोई थेरेपी भी काम आती है। सो अगर ऑब्वियसली हर बीमारी के कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, कैसे सिम्टम्स हो तो हम फिर कहेंगे जी हमारा बच्चा अगर परेशान रह रहा है, ये उसके साथ सिचुएशन है, तो हमें उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना है। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, प्रोफेसर डॉक्टर समीरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल है। अस्सलाम वालेकुम साहिबा, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये मायूसी और ये परेशानी, ये ज़हनी एकदम कश्मकश में जो नौजवान मुब्तला है, क्या इसकी रीज़न है, वजूहात क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर आप लोगों ने इनवाइट किया और बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए कहा। देखिए होता क्या है, हमें ये देखने कि हमारे सामने एक खबर आ जाती है कि इस तरह का एक हादसा पेश आ गया, अनफॉर्चुनेटली कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसमें होता है कि जैसे आपने अभी कहा कि ये एकदम से नहीं होता, कोई ना कुछ पीछे अवामिल कारगर होते हैं। उसमें हमें देखना पड़ता है कि क्या कोई बीमारी है, जैसे आपने कहा डिप्रेशन हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते, बाद दफ़ा उनको दबाव, जहनी दबाव हो रहा होता है, चाहे वो आपके स्टडीज़ का हो या उनके ऊपर कोई घरेलू परेशानी हो या कोई मसाइल बहुत सारे हो सकते हैं। आजकल की दुनिया में आपको पता है बच्चे सोचते हैं कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है। कुछ लोगों के अंदर होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ होते हैं, वो लोगों से जाके बात करते हैं, अपने मसले का हल निकालते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस मसले को समझते हुए भी उसका हल नहीं तलाश कर पा रहे होते, या वो मेल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग अगर परेशानी का आ जाए उनके ऊपर, तो वो ये करेंगे या तो वो अलग थलग हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। अगर ऐसा वाक़या हो रहा है तो घर वालों को चाहिए या जो उनके करीबी लोग हैं कि कोई शख्स में कोई तब्दीली आ रही तो उसको फ़ौरन महसूस करें और फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। इस तरह से ये भी हो सकता है कि कुछ लोग नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जब उन पर कोई स्ट्रेस आ जाए, क्योंकि उनको लगता है शायद इसका सबसे अच्छा हल ये है कि हम उससे बचाव का, कि हम उस चीज़ को उससे बच सकते हैं, हम एक ज़हनी सुकून हासिल करने के। बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है उससे बचने का। उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे उसे हल कर सकते हैं। सबसे अहम तो चीज़ ये होगी कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसमें खास हद तक और क्या ये हमें खुद करना है? जी बिल्कुल, आपने खुद करना होता है और उसके बहुत सारे तरीके, इसमें ज़रूरी नहीं है हम अद्वियात का इस्तेमाल करें। बहुत सारी हेल्दी लाइफ स्टाइल्स हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल कुछ तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। मतलब हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हम अपनी चीज़ों के लिए हमने कैसे अपनी अवॉइड करना है उस स्ट्रेस को, यानी हम पहले से तैयारी करें कि हमने कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसको कैसे हम
हल बेहतर निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हमने क्या इस्तेमाल करनी है, हमने देखना है कि कहीं हम जल्द परेशान तो नहीं हो जाते। और दूसरी अहम बात, बच्चों में देखिए हम बचपन से विद ड्यू अपॉलॉजी अगर पेरेंट्स में हम कहते हैं वो बच्चों को अंदर एक चीज़ डाल देते हैं कि आपने फर्स्ट आना है, या ये मतलब सॉरी मैं किसी पेशे का नाम नहीं लूँगी, लेकिन अक्सर कहा जाता है उन्होंने ये बनना है। प्लीज़ बच्चों को देखिए, पेरेंट्स के लिए मेरा एक पैगाम है कि उनके बच्चों के एप्टीट्यूड को देखें, क्या वो उस काबिल हैं या वो उसमें उनका शौक़ है, उस चीज़ उस रुझान है उस सब्जेक्ट की तरफ। अगर नहीं है तो वो वाकई आप उस बच्चे को उस मुसीबत में डाल देंगे जहाँ वो जाके अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार नहीं ला पाता। और अगर वो अपनी पसंद के उसमें चला जाए तो आप देखेंगे वो विद इन फ्यू डेज ऑफ मंथ्स वो अपने आप को एक्सेल करता हुआ नजर आएगा, वो अपनी उसमें तरक्की करता नजर आएगा। तो बेहतर है उस अगर आपके दरमियान ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है, तब भी मैं कहूँगी कि वालिदैन को चाहिए कि उसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट से रब्ता करें ताकि एक बेहतर फैसला करके किसी बेहतर नतीजे बिल्कुल आपने सही कहा, खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान, क्या ये कोई बीमारी होती है कि जो आपको स्टेज पे ले आती है? जी, सबसे ज़्यादा जो कॉमन बात है ये बचपन बच्चों में जो आजकल देखा जा रहा है 15 से 19 साल की उम्र के बच्चे या उससे एडोल्सन जिनको हम कहते हैं, जो नए नौजवान लोग हैं, ये बढ़ रहा है और ये एक मेन कॉज है अर्ली डेथ की उनमें। तो उसकी वजह क्या होती है? जब हमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है हमने देखना है कोई डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। अब हम जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। अक्सर लोग उसको मिस कर देते हैं। आप कहेंगे अगर कोई खामोश हो गया, पहले लोगों से घुलता मिलता था, बातचीत नहीं कर रहा, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहे, मसलन अगर किसी को कोई खेल पसंद था या लोगों से मिलना जुलना पसंद था या वो टीवी वॉच देखने प्रोग्राम देखा करते थे, अब आपने देखा वो अलग थलग हो गए, वो नहीं उसमें हिस्सा ले रहे, तो ये एक अलामत है कि उसमें कोई तब्दीली आ रही है। इसी तरह जो बच्चे हैं पढ़ाई में, अगर उनकी वो चीज़ जो पहले ग्रेड्स ले रहे थे उनमें कोई डिक्लाइन आ रहा है, वो नंबर नहीं हासिल कर पा रहे या उनको किसी वजह से फेल हो रहे हैं, तब भी देखना चाहिए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जिसमें वो नहीं कर पाए। हाँ, इसके साथ साथ आपकी भूख, आपकी नींद ये भी मुतासिर होती है, कुछ की कम हो जाती है, कुछ की ज़्यादा हो जाती है। इस मौके पर हमें तवज्जो देनी है कि अगर तब्दीली आ रही है तो हमें नोटिस करना है। फिर बाज़ दफ़ा आप देखेंगे उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, वो कम उनको खुद एतमादी की शिकार हो जाए, खुद एतमादी में कमी का शिकार होने शुरू हो जाते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस कम होगा तो डेफिनेटली आप परफॉर्म नहीं अच्छा कर सकेंगे और फिर एक फेलियर का बायस बनते हैं और फिर वो एक साइकिल बन जाता है कि फेलियर हुआ और फिर आप मज़ीद परेशान हो गए। और बात जैसे हमने कहा कि बच्चे अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें तो वो सीखेंगे कि हमें कहीं पे हारना भी एक उससे कैसे ये नाकामी को एक्सेप्ट करना है, तो जो एक रेजिलियंस है वो कैसे आएगी उनमें, तो ये सिखाना है। बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कराते कि बताते कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, कि आप अगर नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और ये भी हमने सीखना है कि जो अगर आप फर्स्ट आ गए, दूसरा आप सेकंड आए, तो वो भी तो बर्दाश्त कर रहा है ना। हमें भी ये चीज़ सीखनी है कि ये गेम हमने हर वक्त कंपटीशन में नहीं रहना, हमने अपने कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करना है कि अपने आप को कैसे बेहतर करेंगे। और उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक नहीं हो जाना कि हमें कहाँ तक अचीव करना है, उसमें करना है जहाँ पे हम भी तसल्ली में और बाकी लोगों के लिए भी हम तसल्ली बख्श काम कर सकें। सही। सो ये वो चीज़ें चंद हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पर इस तरह से दिमागी तनाव का शिकार है तो क्या इसके लिए थेरेपीज ही काम आती है कि आपको फिर मेडिसिन की तरफ ले जाना? देखिए, इसमें हमें देखना पड़ता है कि पहले सबसे पहली बात तो ये थी कि हमने मरीज़ को तफसील से देखना है, मरीज़ कह लें, स्टूडेंट कह लें, और उनको हम देखते हैं कि क्या सिर्फ उनके लिए हमने साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, सिर्फ काउंसलिंग से काम चल जाएगा। जैसे मैंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम उन्हें टेक्निक्स बता सकते हैं, वो हम कर सकते हैं इसके, या अगर हमें लगता है कि ट्रू डिप्रेशन है और इसमें हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो वो दी जाती है कुछ वक्त के लिए, फिर बंद कर दिया। होता क्या है, मैं आपके तफस्सुस से इस प्रोग्राम के मैसेज देना चाहूँगी, लोग समझते हैं कि दवाइयाँ जो हैं वो हमेशा के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो वो अवॉइड करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। दवाई कुछ अरसे के लिए दी जाती है, उससे आपकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है, आपकी खुद एतमादी वापस उस लेवल पे आ जाती है जो आप पहले से कॉन्फिडेंस आपका था, आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है, आपकी तवज्जो मरकूज़ करने का सलाहियत भी बेहतर हो जाती है। तो इससे घबराना नहीं जो है। हमने दवाई का इस्तेमाल भी डॉक्टर्स, हमारी टीम काम करती है, साइकाइट्रिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि हमें जहाँ पर ऐसे मसाइल आ रहे हैं, हमारी टीचर्स भी इसमें हेल्प कर सकती हैं। घर में अगर नहीं आइडेंटिफाई हुए, अगर बच्चा गैर हाजिर हो रहा है, बच्चा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहा या कहीं फेलियर का बार बार शिकार हो रहा है, तो उस बच्चे को ज़रूर उनकी रहनुमाई करें, वालिदैन से रब्ता करें कि वो कहीं पर उनको लेकर जाएँ। कॉलेजेस इसका बेहतर बचत का तरीका तो ये होगा कि हर जगह पे हमारे कोई काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए और उनको समझा जाए, उनकी बात
अलग से बैठ के की जाए। सबके पब्लिक में करेंगे तो शायद वो उससे और परेशान हो, अनकंफर्टेबल ऐसे लोग हो जाते हैं। और एक हमारा सोसाइटी का भी तो जी बिल्कुल अजीब सा रुझान है ना कि आप अगले बंदे पे पागल का टैग उसमें लगाते आप हैं। उसमें एक इम्तियाजी रवैया उनसे सलूक अपना लेते हैं, तो बेहतर है उनको देखा जाए और उनको फिर प्रॉपरली गाइड करके साइकाइट्रिस्ट के पास रेफ़र किया जाए। तमाम हमारे सरकारी जितने भी हमारे वो हैं अस्पताल हैं उन सब में शोबा मौजूद है और वो अपने करीबी उसमें रब्ता कर सकते हैं। और स्टूडेंट काउंसलिंग अब हर जगह होती है और की जाती है। बिल्कुल, तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के साथ गैप है उसको दूर करने जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अल्लाह हाफिज़।